अंग्रेजी साहित्य अध्यापन के दौरान मेरे बहुत से छात्र मुझसे ये प्रश्न करते हैं कि वे शेक्सपियर को बार बार क्यों पढ़ते हैं। उनका पूछना होता है कि 450 साल पहले लिखी गई इन नाटकों और कविताओं की आज क्या प्रासंगिकता होती है। मैं उन्हें कहता हूं कि इंसानी जज्बात जैसे प्रेम, वफादारी, जलन, ईर्ष्या, सपने, संघर्ष, जुनून, ये सब शेक्सपियर की लेखनी में भरपूर होते हैं। सामाजिक समस्याएं जैसे भ्रष्टाचार, भेदभाव, जीवन मृत्यु, शादी ब्याह, गुनाह, पछतावा भी काफी मात्रा में समाहित होते हैं। वक्त कितना भी बदल जाए, कुछ भावनाएं, कुछ समस्याएं कभी नहीं बदलती हैं। इसलिए शेक्सपियर हमेशा प्रासंगिक बने रहते हैं। अब अपने आप को उनकी कहानियों में, किरदारों में, घटनाओं में देखते हैं। जैसे रोमियो और जूलियट के लवर्स के रूप में, ताकत के भूखे राजा मैकबेथ के रूप में, बदले की आग में जलने वाले राजकुमार हैमलेट के रूप में, भाई के विरह में तड़पने वाली बहन ओलिविया के रूप में, इत्यादि। मेरा यह कहना स्टूडेंट्स को काफी मुतासिर करता है और वे लिटरेचर में इंटरेस्टेड होने लगते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नौशाद खान है और मैं एक स्टोरी टेलर हूं। मैं आपके सामने हाजिर हूं कहानियों के एक नई सीरीज को लेकर। ये कुछ चुनिंदा कहानियां हैं अंग्रेजी साहित्य के महान नाटककार विलियम शेक्सपियर की। आज की जो कहानी है वह बेहद दिलचस्प है। इस दोस्ती और कुर्बानी पर आधारित कहानी का अंत काफी रोमांचक है। दर्शकों की सुविधा के लिए इस कहानी को थोड़ा सा ऑल्टर किया गया है। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। काफी समय पहले की बात है। ईसाई बहुल इटली के वेनिस नाम के शहर में एंटोनियो नाम का एक व्यापारी रहा करता था। वह स्वभाव से काफी मिलनसार और मददगार किस्म का व्यक्ति था। लोगों की जरूरत के वक्त आर्थिक मदद किया करता और उनसे सूद भी नहीं लेता था। वेनिस के लोग उसकी काफी इज्जत किया करते थे। दूसरी तरफ एक और व्यापारी था। वह अपने यहूदी घेटों में रहा करता था। उसका नाम शाइलॉक था। उम्र में बूढ़े और स्वभाव से कठोर, लोगों को कर्ज देकर उनसे भारी सूद वसूल करने वाला शाइलॉक। लोग उससे नफरत करते थे। वह किसी कारणवश एंटोनियो से भी नफरत करता था और उससे बदला लेना चाहता था। क्या जबरदस्त कैरेक्टर कॉन्ट्रास्ट है ना? खैर, एक दिन एंटोनियो से मिलने उसका खास दोस्त बसेनियो आया। औपचारिक वार्तालाप के बाद बसेनियो ने एंटोनियो को अपने आने का प्रायोजन बताया। उसने बताया कि वह बेलमोंट की एक खूबसूरत, बुद्धिमान और अमीर लड़की पोर्शिया से प्रेम करता है। पोर्शिया भी उससे प्रेम करती है और दोनों शादी करना चाहते हैं। बसेनियो आगे कहता है कि उसे पोर्शिया से शादी रचाने के लिए 3000 डुकेट्स की जरूरत है, जिसे वह 5 महीनों में लौटा देगा। डुकेट्स कंटेम्पररी इटालियन करेंसी को कहते थे। उसकी शादी की बात सुनकर एंटोनियो उसे बधाई देता है, लेकिन पैसे न होने की असमर्थता भी जताता है। एंटोनियो कहता है कि उसने अपनी सारी पूंजी अपने जहाज पर लगा दी है। वो जहाज व्यापार के सिलसिले में भेजा गया है। उसे वापस लौटने में 3 महीने का समय लगेगा। यह सुनकर बसेनियो उदास हो जाता है। थोड़ी देर बाद एंटोनियो को एक आइडिया आता है। वो बसेनियो को लेकर शाइलॉक के घर पहुंचता है। शाइलॉक को पहले यकीन नहीं होता कि एंटोनियो से घर आया हुआ है। फिर वह व्यंग्यात्मक लहजे में कहता है, तो एंटोनियो द ग्रेट मेरे गरीब खाने में कैसे? एंटोनियो से कहता है कि उसे 3 महीने के लिए 3000 डुकेट्स का कर्ज चाहिए, जो कि वह 3 महीने बाद सूद समेत वापस कर देगा। शाइलॉक तो था ही मौके की तलाश में। उसने कहा, मैं तुम्हें 3000 डुकेट्स 3 महीने के लिए देने को तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? एंटोनियो ने पूछा। शाइलॉक आगे कहता है, शर्त यह है कि तुम्हें सारे पैसे 3 महीने के अंदर लौटाने होंगे, और अगर तुम इस अवधि में पैसे नहीं लौटा पाए तो तुम्हें अपने शरीर के दिल के पास से 1 पाउंड मांस का टुकड़ा निकाल कर देना होगा। बोलो, मंजूर है शर्त? यह सुनना था कि बसेनियो भड़क जाता है। वह कहता है, कैसी घिनौनी शर्त है ये? नहीं, हमें शर्त बिल्कुल मंजूर नहीं। एंटोनियो, चलो यहां से। एंटोनियो उसे रोकते हुए कहता है, फिक्र मत करो डियर बसेनियो, मुझे कुछ नहीं होगा। मेरा जहाज 3 महीनों के भीतर वापस आ जाएगा और मैं शाइलॉक को पैसे लौटा दूंगा। फिर वह शाइलॉक की तरफ देखकर कहता है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, लाओ पैसे। कागजात पे दस्तखत करवाकर शाइलॉक एंटोनियो को पैसे देता है, जिसे वह बसेनियो को दे देता है। बसेनियो और पोर्शिया की शादी बड़े धूमधाम से होती है। विवाह पश्चात उनके दिन बड़े खुशगवार तरीके से गुजरते हैं। वैसे भी खुशी के दिन जल्दी बीतते हैं और इस तरह 3 महीने कब गुजर गए पता ही नहीं चला। और फिर एक दिन एक संदेशवाहक आता है वेनिस से। वह बसेनियो से कहता है कि उसका दोस्त एंटोनियो उससे आखिरी बार मिलना चाहता है। बसेनियो संदेशवाहक से पूछता है कि आखिरी बार से क्या मुराद है।
संदेशवाह कहता है कि एंटोनियो शाइलॉक के पैसे वापस नहीं कर पाया। उसका जहाज वापसी के दौरान समंदर में डूब गया और शाइलॉक इस मामले को अदालत में ला चुका है और कल फैसला है। इस खबर को सुनकर बसेनियो परेशान हो जाता है। वह यह खबर पोर्शिया को सुनाता है। पोर्शिया अपने पति बसेनियो की एंटोनियो के साथ दोस्ती के बारे में भली भांति परिचित है। पोर्शिया न सिर्फ एक खूबसूरत बल्कि एक समझदार औरत भी है। वह इस मामले की गंभीरता को समझते हुए बसेनियो को तुरंत वेनिस रवाना होने के लिए कहती है। पोर्शिया अपने पति को दुगुनी रकम यानी 6000 डुकेट्स देकर कहती है, मुझे नहीं लगता दुगुने पैसे लेकर शाइलॉक मान जाएगा। मुझे इसमें साजिश की बू आती है, लेकिन आप कोशिश करना कि वो किसी तरह इस मुकदमे को वापस ले ले। बसेनियो के निकलने के बाद पोर्शिया भी निकलती है वेनिस की तरफ अपनी सखी नरीसा के साथ। दोनों ने अपना वेश बदल लिया है। दोनों ने मर्दों के लिबास में वेनिस की तरफ रुख किया है। अदालत खचाखच भरी हुई है क्योंकि यह अपने आप में एक अनूठा केस है। लोगों में काफी उत्सुकता और संशय है। एक तरफ एंटोनियो खड़ा है तो दूसरी तरफ शाइलॉक। जज महोदय शाइलॉक से कहते हैं कि वह एंटोनियो को दुगुने पैसे लेकर माफ कर दे, जो कि बसेनियो लेकर आया है। शाइलॉक को पैसे नहीं बल्कि बदला चाहिए। वह मैनिपुलेट करता है, मुझे न्याय मिलेगा या नहीं? क्या मेरा यहूदी होना मुझे न्याय से वंचित करेगा? शाइलॉक, तुम्हें न्याय जरूर मिलेगा। यह वाक्य पोर्शिया का होता है, जो एक पुरुष अधिवक्ता के रूप में पहुंचती है। वह जज को एक पत्र दिखाती है जिसमें लिखा होता है कि उसे इस केस में फैसला सुनाने का अधिकार है। जज उसे फैसला करने की अनुमति दे देता है। वह शाइलॉक की तरफ देखते हुए कहती है, शाइलॉक, तुम्हें न्याय जरूर मिलेगा। जाओ और निकाल लो 1 पाउंड मांस का टुकड़ा एंटोनियो की छाती से। सबकी सांसें अटक सी जाती है। शाइलॉक तेजी से एंटोनियो के पास आता है और जैसे ही खंजर घोंपने वाला होता है, पोर्शिया तेज आवाज में कहती है, शाइलॉक, तुम्हें पूरा अधिकार है कि तुम एंटोनियो के जिस्म से 1 पाउंड मांस निकालो, लेकिन याद रहे, एक भी कतरा खून का नहीं निकलना चाहिए। लेकिन यह कैसे मुमकिन है कि खंजर घोंपी जाए और खून न निकले? अचंभित शाइलॉक सवाल करता है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एग्रीमेंट में यह तो लिखा है कि पैसे तय समय पर न लौटाने पर तुम एंटोनियो के शरीर से 1 पाउंड मांस निकाल सकते हो, लेकिन यह नहीं लिखा कि खून भी निकलेगा। इसलिए खबरदार, खून का एक भी कतरा गिरना गंभीर अपराध माना जाएगा और इसकी तुम्हें कड़ी सजा मिलेगी। शाइलॉक को एहसास होता है कि वह अपने ही जाल में फंस चुका है। वह कहता है, ठीक है, मुझे दुगुने पैसे दे दो, मैं एंटोनियो को माफ करता हूं। नहीं, हरगिज नहीं शाइलॉक। जाओ और निकाल लो 1 पाउंड मांस एंटोनियो के जिस्म से। पोर्शिया लगभग दहाड़ती है। शाइलॉक का दिमाग सुन्न हो जाता है। उसकी होशियारी जाती रही। वह बहाने बनाना शुरू कर देता है कि उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई है, उसे घर जाने दिया जाए। इसके बाद पोर्शिया फैसला सुनाती है। इस मुकदमे को गौर करने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है कि शाइलॉक इस मुकदमे का गुनहगार है। उसने एंटोनियो जैसे एक शरीफ और मददगार किस्म के इंसान के खिलाफ साजिश कर उसे जान से मारना चाहा। शाइलॉक की उम्र का ख्याल रखते हुए उसे यह अदालत शारीरिक दंड देने के बजाय आर्थिक दंड देती है और एंटोनियो को बाइज्जत बरी करती है। और इस तरह पोर्शिया अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए न सिर्फ एक निर्दोष को बचाती है, बल्कि एक दोषी को उसके अंजाम तक पहुंचाती है। इस कहानी का नाम था द मर्चेंट ऑफ वेनिस, यानी वेनिस का व्यापारी। उम्मीद है आपको मेरी ये प्रस्तुति पसंद आई होगी। मेरे साथ बने रहिए। आने वाले दिनों में मैं आपके लिए लेकर आऊंगा ऐसे ही विलियम शेक्सपियर की एक से बढ़कर एक कहानी। फिलहाल दीजिए इजाजत अपने दोस्त नौशाद खान को। अलविदा। जय हिंद।